सिंधु घाटी सभ्यता का आज लास्ट पार्ट है। जो भी हमारा कल रह गया था पहले हम उसे कवर करने वाले हैं। इसके बाद आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए मैंने बीच बीच में क्वेश्चन भी कराए, आप लोगों को डिटेल तो पढ़ाया है, उसके अलावा क्वेश्चन भी करवाए। लेकिन आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए और एक नंबर पक्का कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एक नंबर के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए। तो जल्दी से जल्दी सभी लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग रानी जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए कल हम आर्थिक स्थिति यहाँ पे मैं आप लोगों को छोड़कर गया था। बाबू मैं कल आप लोगों को यहाँ पे छोड़ के गया था कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति पढ़ना है। तो देखिए आप लोग शेयर कर देना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कृषि की बात करते हैं हम। यदि हम कृषि की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी। सिंपल सी बात है, ये भी आप लोगों को पता है। इस सभ्यता का विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास जड़ोर मृदा के क्षेत्र में हुआ है। देखिए जो पूरा का पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र कहीं ना कहीं जड़ोर मिट्टी का है या एरुवेल सोइल का है। उपजाऊ मृदा होने के कारण इस सभ्यता में कृषि का महत्व अधिक था। ये देखिए कृषि का महत्व इसमें अधिक था, लेकिन इसका जो मुख्य व्यापार था, मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो आजाद जी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए किसान नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे, मार्च अप्रैल में काट लेते थे। देखिए किसी ने जाके नहीं देखा कि वो इस समय फसल कब बोते थे, लेकिन इतिहासकारों ने लिख दिया तो हमें उनकी बातें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम इतिहासकार नहीं है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मुख्यतः 9 फसलों का ज्ञान था। बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हें कितनी फसलों का ज्ञान था, तो टिक मार के आगे बढ़ जाना। 9 फसलों का, गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूजा, मटर, राई, सरसों, तिल, ये सारी की सारी वो 9 फसलें जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। इति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जय हिंद इति जी। उत्खनन के दौरान इन फसलों के साक्ष्य अधिकतर जगहों से प्राप्त हुए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 9 जो फसलें आप लोग याद कर लेना। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके साक्ष्य किसी विशेष स्थल से मिले हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? स्थानीय फसल। उदाहरण के लिए लोथल से बाजरे के साक्ष्य मिले, रंगपुर से धान की फुसी। देखिए पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कोई गेहूं और जौ के साक्ष्य हड़प्पा से मिले, और भी बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं। लोथर से बाजरे के, रंगपुर से धान की फुसी से, बनवाली से रागी, ज्वार, अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखिए लोथर याद होना चाहिए, रंगपुर याद होना चाहिए और बनवाली, ये तीनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के किसान मोटे अनाज की फसलें भी परिचित थे। देखिए वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ये एग्जाम में याद रख लेना करंट के लिए, ये एग्जाम में पता होना चाहिए आप लोगों को, करंट से क्वेश्चन आएगा तो। बहुत बढ़िया, गुड। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें एक साथ 2 फसलें बोई गई है, मटर और सरसों। कहां पे एक साथ 2 फसलें बोई गई है? कालीबंगा में। इसी तरह बनवाली से मिट्टी के हल जैसी आकृति के साक्ष्य। देखिए कालीबंगा याद होना चाहिए आप लोगों को, और ये बनवाली याद होना चाहिए। एक जगह जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले और दूसरी जगह हल, लकड़ी का हल मिला है। लकड़ी के हल तथा पत्थर के हाशिए के साक्ष्य भी उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज का भंडार भी करते हैं। तो यह भी मैं आप लोगों को पढ़ा के चला गया था कि लोग अनाज का भंडार करते थे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जो दालें, चावल, गेहूं। जस्ट ये क्वेश्चन अब एग्जाम में हम लोगों से पूछ लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, गब्बर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे राधे। इति जी बोल रही है एमपीपीएससी में आया था। देखिए एमपीपीएससी, यूपीएससी में हर जगह पे क्वेश्चन आते हैं। कौन सी फसल के साक्ष्य नहीं है? तो जौ का मिलता है, चावल का मिलता है, गेहूं का मिलता है,
दाल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो हमारा जो राइट आंसर दाल आ जाएगा। पशुपालन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 4 क्षेत्रों में कृषि, परिवहन, क्रय विक्रय, विपणन, भोजन के रूप में पशुओं का उपयोग करते थे। तो पशुओं का उपयोग कृषि में करते थे, परिवहन में करते थे, क्रय विक्रय में करते थे और भोजन के रूप में भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, ऊंट इत्यादि के बारे में जानकारी थी। देखिए ये वो जानवर है जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते हैं। गाय, ऊंट, घोड़ा तीनों ऐसे जानवर है जिनका सिंधु घाटी सभ्यता की किसी भी मुहर में अंकन प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गाय के बारे में भी जानते थे, ऊंट के बारे में भी जानते थे, घोड़ा के बारे में भी जानते थे, लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं इन पर इनके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जानवरों के साक्ष्य मोहरों पर प्राप्त नहीं हुए? गाय, ऊंट, घोड़ा। देखिए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास चलने वाली है। सुत कोटजा घोड़े का अस्थिर पंजर कंकाल प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। लोथर से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। देखिए घोड़े के अस्थिर पंजा मतलब घोड़े की अवशेष कहां से मिले? तो सुरकोटजा जो कि गुजरात में पड़ता है और लोथर जो कि गुजरात में पड़ता है, घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य मिले। तो कहां से हमें ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा। और ये कालीबंगा कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख पशु एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल था। देखिए ये मोहनजोदड़ो का प्रमुख था। ये कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये एक सींग वाला बैल। और ये ऊपर कुछ लिखा है इस पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर 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 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाबू नोट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर के बारे में नहीं जानते थे। ये बाघ या चीता के बारे में जानते थे लेकिन शेर के बारे में नहीं जानते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब हम देखते हैं शिल्प एवं उद्योग। तो उत्खनन के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा उद्योग, मृद भांड उद्योग, मिट्टी के बर्तन, मन का उद्योग, आभूषण उद्योग, सीप उद्योग प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। बाबू याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो इन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मोनिका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लता जी बहुत बढ़िया। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। असत्य पूछा है और ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो डी हमारा राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर। प्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जय हिंद प्रिया जी। देखिए तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट और क्या मिलेगा कि सब कुछ पढ़ा रहा हूं, यहीं पे रिवीजन भी करवा रहा हूं आप लोगों का। द्वारका प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा टिक लगाना और एक नंबर पक्का करना। तो देखिए लोहा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था? कपड़ा उद्योग। यहाँ की जो सबसे प्रमुख उद्योग था, जो सबसे प्रमुख इंडस्ट्री थी, वो कपड़ा इंडस्ट्री थी। इसे सामान्य दो तरह के कपड़े थे, सूती कपड़े और ऊनी कपड़े। मोहनजोदड़ो से एक ध्यानमग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि सूती कढ़ाईदार 3 पतिया साल ओढ़े। तो देखिए मोहनजोदड़ो कितनी बार आ गया है। मोहनजोदड़ो से एक ध्यानमग्न योगी की मूर्ति प्राप्त होती है हमें। ये देखिए ये बाबा जी फिर से आ गए।
ये बाबा जी फिर से आ गए। मृदभान उद्योग की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभान का भी अस्तित्व में था। उस समय मिट्टी और धातु के बर्तन बनते थे। बर्तनों की दो विशेषताएं थी। पहली, चाक निर्मित एवं हस्त निर्मित बर्तन थे। देखिए, जो कुम्हार बर्तन बनाता है वो एक तरीके से जिस पहिए पे बनाता है एक तरीके से उसे चाक निर्मित या हस्त निर्मित बर्तन कहते थे। और दूसरी, बर्तनों के निर्माण में मुख्यतः लाल रंग, बाबू नोट, बर्तनों के निर्माण में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग करते थे, का प्रयोग होता था। काले रंग से पुष्पाकार ज्योमेट्री संरचनाएं बनाई जाती थी। मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग होता था। उस लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी भी की जाती थी। काले रंग की चित्रकारी भी की जाती थी। मन का उद्योग, मन का उद्योग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मन का उद्योग वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। तो सबसे बड़ा उद्योग इस समय कौन सा था? कपड़ा उद्योग। दूसरा सबसे बड़ा मन का उद्योग। मन के मिट्टी, लाल पत्थर, सोना और चांदी के बनते थे। मतलब आभूषण मिट्टी के, लाल पत्थर के, सोना और चांदी के बनते थे। लोथर, चंद हुदड़ों से मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले। पॉइंट भी नोटेड, लोथर से और चंद हुदड़ों से। लोथर और चंद हुदड़ों से किसके कारखाने मिले? तो याद रख लेना, मन के बनाने के कारखाने, फैक्ट्रीज मिली है। सीप उद्योग, सीप उद्योग मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में विकसित होता था। लोथर तथा बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना, लोथर और बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। इनका व्यापार एवं वाणिज्य देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आर्थिक व्यापार वाणिज्य था। मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ये सारी दुनिया में मतलब सब एक दूसरे के साथ व्यापार से कनेक्टेड थे। तत्कालीन व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तत्कालीन व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र को मुख्यतः पांच भागों में व्यक्त किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में विद्यमान था। मतलब दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता था और भारत के अंदर भी व्यापार होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध सुमेरियन सभ्यता, जैसा कि मैंने पहले ही पहली क्लास में बताया था, सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, फारस की खाड़ी में स्थित देशों के साथ था। तो चीन के साथ भारत का किसी भी प्रकार का उस समय व्यापार नहीं था, क्योंकि चीन की सभ्यता भी उस समय थी। सुमेरियन सभ्यता के कुछ स्थानों जैसे उर, किस, लगश, टेप्पर, तेल, अस्सर, निप्पुर, हमा से हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते हैं? तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो स्थल है, उर, किस, लगस, टेप्पर, तेल, अस्सर, निप्पुर, हमा से हड़प्पा कालीन मोहरें मिली है। सुमेरियन सभ्यता में बेलनाकार, पॉइंट भी नोटेड, बेलनाकार मोहरें मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो एवं लोथर से बेलनाकार मोहरें मिली है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से चौकर या वर्गाकार मोहरों का यूज करते थे, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग किस प्रकार की मोहरों का यूज करते थे? बेलनाकार। तो ये जो बेलनाकार मोहरें भारत में कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से और लोथर से। मोहनजोदड़ो से और लोथर से। नितेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। नवेद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रानी जी, बिल्कुल आप जो भी क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इनके आधार पर कह सकते हैं कि दोनों सभ्यता विकसित व्यापारिक संबंध थे, मतलब संबंध अच्छे थे। संभवतः व्यापारिक संबंध के कारण ही दोनों सभ्यताओं में वैचारिक और सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान हुआ होगा। इसी प्रकार मिस्र के मम्मी का मॉडल, पॉइंट भी नोटेड, मिस्र में सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है? मम्मी का मॉडल गुजरात से प्राप्त हुआ है, जो कि मिस्र की सबसे प्रमुख विशेषता है। फारस की खाड़ी में इराक के क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता से 2350 ईसा पूर्व से पुराना सारगोन का अभिलेख मिला है।
पॉइंट बी नोटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से हमें सारगोन का अभिलेख मिला है, तो कहां से, सुमेरियन सभ्यता या इराक से, फारस की खाड़ी में 2350 ईसा पूर्व हमें क्या मिला है, सारगोन का अभिलेख मिला है। सारगोन मेसोपोटामिया का एक वंश था जिसका राजा अकाड था, समझिए। मतलब एक अभिलेख हमें कहां पर मिला, उस मेसोपोटामिया में मिला है या इराक में मिला है। तो ये जो सारगोन क्या है, तो ये सारगोन मेसोपोटामिया का एक वंश था। जैसे भारत में दिल्ली सल्तनत हो जाए, चाहे मुगल वंश हो जाए, चाहे चोल हो जाए, चेल हो जाए, चालुक्य हो जाए, राष्ट्रकूट, ये बहुत सारे वंश आए थे। ठीक उसी प्रकार सारगोन भी मेसोपोटामिया का एक वंश था। यहां अभिलेख इसी राजा का है जिस पर 3 स्थानों का उल्लेख है, मेलुआ, मगन, दिलमुन। देखिए सुनिए, ये जो अभिलेख मिला है जो कि 2350 ईसा पूर्व कहां से मिला है, सारगोन अभिलेख जो कि मेसोपोटामिया से मिला है। इस अभिलेख पर 3 स्थानों के नाम लिखे, मेलुआ, मगन, दिलमुन। तो यहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। दिलमुन का संबंध आधुनिक बहरीन से, पॉइंट बी नोटेड। ये जो दिलमुन का संबंध आधुनिक किससे है, बहरीन से। मगन का संबंध आधुनिक मकरान तट अथवा बलूचिस्तान के क्षेत्र से, ये देखिए बलूचिस्तान के क्षेत्र से। मेलुआ का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से, पॉइंट बी नोटेड। ये जो सारगोन अभिलेख में मेलुआ शब्द मिला है, ये मेलुआ शब्द किसके लिए यूज करते थे मेसोपोटामिया के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज करते थे। रानी जी पूछ रही है सर आप काला पीपल के हो क्या, मैंने आपको काला पीपल में देखा है। तो जी बिल्कुल मैं काला पीपल का ही हूँ, काला पीपल मंडी का ही हूँ, है ना, ठीक है, बिल्कुल मैं वहीं का हूँ। तो देखिए यदि हम बात करें तो ये वाला, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र अपना सिंधु घाटी सभ्यता का, ये मेसोपोटामिया का और ये मिस्र का। तो यहां से हमें क्या मिला है, इराक में एक सारगोन का अभिलेख मिला है जिससे हमें यह पता चलता है कि इनका जो एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध था, ये देखिए। और जो मेलुआ शब्द मिला है वो किसके लिए यूज करा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज करा गया है। आगे देखिए, अभिलेख में सारगोन शासक ने लिखा है कि फारस की खाड़ी में मेरे बंदरगाह पर 3 जहाज, मतलब 3 जहाज मतलब 3 देश के जहाज आते हैं और लंगर डालते हैं। मतलब ये राजा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सारगोन का शासक। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के बीच फारस की खाड़ी एक विश्राम स्थल अथवा मध्यस्थ केंद्र था जहां दोनों सभ्यताओं के लोग व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। सिंपल सी बात है, इस लाइन में बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये जो शासक क्या कह रहा है, सारगोन का शासक कह रहा है कि फारस की खाड़ी में जो बंदरगाह है वहां पर 3 देश के लोग क्या करते थे, विश्राम करते थे। अब देखिए आयातित वस्तुएं देखते हैं हम। आयातित वस्तुएं मतलब भारत पूरी दुनिया से कौन कौन सी वस्तुएं मंगवाता था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग पूरी दुनिया से कौन कौन सी चीजें मंगवाते थे। एवरीथिंग दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आप और भी क्लास को शेयर करते रहिए। बहुमूल्य पत्थर, सोना, तांबा, चांदी, फिरोज, शीशा, तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी दुनिया से ये मंगवाते थे। क्वेश्चन पूछा था कहां कहां से मंगवाते थे, अभी वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। नियार्थित वस्तुएं क्या क्या भारत के लोग दूसरे देशों में भेजते थे, सीप से निर्मित सामान, हाथी दांत के पैमाने, सूती वस्त्र और मनके। सिंधु घाटी सभ्यता में मानक के रूप में हाथी के दांत के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए सुनिए, अब मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बता देना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाएगी। आखिर ये लोग कहां से किस किस चीज को मंगवाते थे। देखिए सुनिए, आयातित वस्तुएं, स्थल और स्रोत। ये शीशा कहां कहां से मंगवाते थे। शीशा का मतलब कांच नहीं होता है, शीशा का मतलब लेड।
तो ये सीसा ईरान से मंगवाते थे, राजस्थान से मंगवाते थे, अफगानिस्तान से मंगवाते थे और दक्षिण भारत से मंगवाते थे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं सीसा इन क्षेत्रों से मंगवाते थे। शिलाजीत और देवदार ये हिमालयन क्षेत्र से आता था इन लोगों के पास। जैसे वर्तमान में भारत भी पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता है, तो कहीं से पेट्रोल आ रहा है, तो कहीं से कुछ आ रहा है, बहुत सारी चीजें भारत में आती है। तो उस समय के लोग भी कहां से क्या मंगवा रहे थे? नील रत्न, बाबू नील रत्न ये बदस्खा अफगानिस्तान से आता था। ये बदस्खा अफगानिस्तान से आता था। टिन, टिन कहां से आता था? ईरान अफगानिस्तान से। टिन आता था ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा, पॉइंट बी नोटेड, ये तांबा कहां से मंगवाते थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये खेतड़ी राजस्थान व बलूचिस्तान अफगानिस्तान से मंगवाते थे। तो ये जो राजस्थान की खेतड़ी की खदान है आज भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चांदी की यदि हम बात करें तो ये चांदी ईरान अफगानिस्तान, देखिए सारी चीजें लगभग ईरान और अफगानिस्तान से लोग मंगवाते थे। सोना, बाबू सोना, मेरा सोना बाबू, मेरा सोना बच्चा, सोना नहीं है, नहीं तो आप ऐसे करके सो जाओ। सोना नहीं है, ये सोना गोल्ड वाला सोना है। आपको ये चाहिए ना, तो देखिए ये अफगानिस्तान से आता था, फारस की खाड़ी से आता था। दक्षिण भारत में कहां से आता था? कर्नाटक से, कर्नाटक से आता था। लाजवर्द मणि, ये देखिए मणि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2 से 3 बार पूछा गया है कि लाजवर्द मणि ये कहां से आता था? तो बदस्ख खा अफगानिस्तान और साथ में मेसोपोटामिया से आता था। ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिरोजा, और फिरोजा कहां से आता था? ईरान से। ये कहां से आता था? ईरान से। आगे देखिए और देखते हैं हम अब और बहुत सारी चीजें। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें देखते हैं। आखिर इनकी मोहरों में क्या विशेषता थी, इनकी मोहरों से हमें क्या पता चलता है। केटीएम राइडर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग जी। बिल्कुल केटीएम जी बोल रहे हैं आज ही क्लास ज्वाइन करिए। तो मैं आप लोगों को ये गारंटी दे देता हूं कि आज के बाद आप लोग एक बार क्लास देखने के बाद कभी किसी यूट्यूब पे दूसरे टीचर को नहीं देखोगे, है ना। आइए देखते हैं, मोहरों की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 2500 मोहरें प्राप्त हुई है। बाबू याद रखना, लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इनमें से सर्वाधिक 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मोहरें कहां से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से। और सबसे ज्यादा अभिलेखीय मतलब कुछ लिखा हुआ है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें वर्गाकार है और इन पर लिपि व पशु दोनों का एक साथ भी अंकन एवं चित्रण है। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें हड़प्पा से। देखिए मैंने जस्ट बोला और नीचे आ गई बात। देखिए मैं आप लोगों को कितने अच्छे से बार बार रिवीजन करवा रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मुख्यतः सेल खेड़ी से बनी होती थी। पॉइंट भी नोटेड, ये किससे बनी होती थी? सेल खेड़ी से। इसके अलावा मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, चर्ट, फ्लिंट आदि से बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई है। ये याद नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेल खेड़ी वाला याद होना चाहिए। मोहरों का आकार वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार। बेलनाकार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया का था और ये आयताकार वर्गाकार मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का था। सर्वाधिक संख्या में मोहरें देखिए वर्गाकार थी। जो बात मैं बोलने ही वाला हूं वो ये सब कुछ लिखा है पहले से ही, सब कुछ लिखा है। आगे चलिए विशेषताओं की अब हम बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक मोहर पर कुछ अंकन प्राप्त होता है। जैसे आज हमारे सिक्के हैं वर्तमान के, तो किसी सिक्के पे गांधी जी बने, तो किसी सिक्के पे कौन बने, तो मुख्य रूप से तो गांधी जी है ना सभी सिक्कों पर। यह अंकन लिपि में हो सकता है, पशु पक्षी के चित्र हो सकता है, पेड़ पौधों के रूप में होता था। आयताकार मोहरें प्राय साधारण होती थी। इन पर कुछ भी अंकन या चित्रण नहीं होता था। इन पर कुछ भी अंकन या चित्रण नहीं होता था। कुछ आयताकार मोहरों पर केवल लिखा रहता था किंतु चित्रण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर एक सींग वाले बैल, ये देखिए एक सींग वाला बैल बार बार आ रहा है। मोहनजोदड़ो मूवी देख लेना एक बार ऋतिक रोशन की, को दर्शाया गया है।
इसके अलावा कुछ मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा को दर्शाया गया है। ये चारों याद रख लेना मुख्य रूप से। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त किसी भी मोहर पर देखिए गाय, ऊंट, घोड़ा अथवा शेर की आकृति प्राप्त नहीं हुई। देखिए शेर के बारे में तो इन लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन गाय, घोड़ा, ऊंट इनके साक्ष्य तो मिले, लेकिन मोहरों पर नहीं मिले इनके चित्र। देखिए ये देखिए ये एक सींग वाला गेंडा, ये देखिए। इसके अलावा ये देखिए ये हाथी, ये कुछ हाथी बनाया, ऊपर कुछ लिख दिया। ये देखिए ये बेल, उस समय का बेल, और ये ऊपर कुछ लिख दिया। ये देखिए उस समय की भैंसा, और ये भैंसा, और ये ऊपर कुछ लिख दिया। इनकी लिपि को अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है। इनकी लिपि को अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बेल, हाथी। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चिपकाइए, तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर चिपका दीजिए। आखिर वो कौन था जिससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध थे? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, लता जी का सबसे पहले आया बेल, गुड। तो देखिए आप लोग अब कितनी आसानी से उत्तर लगा पा रहे हो, कितनी आसानी से उत्तर लगा पा रहे हो। अब देखते हैं हम परिवहन के साधन। इस समय के लोग कौन कौन से परिवहन के साधन यूज करते थे? व्यापार के लिए जल मार्ग एवं स्थल मार्ग दोनों प्रचलित थे। देखिए ये चीजें मैं बार बार केवल लिखा है, पढ़ा रहा हूं, लेकिन सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। लोथर से गोदीवाड़ा और मिट्टी की नौका के अंकन के साक्ष्य मिले। तो लोथर से हमें क्या है? लोथर एक बंदरगाह है, एक पोर्ट था। मोहनजोदड़ो से सुमेरिया में बनने वाली नौका के अंकन प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में जलमार्ग के जरिए व्यापारिक संबंध स्थापित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी सड़कें थी, अच्छी नहीं बहुत ज्यादा अच्छी बोलो, एडवांस थी, बहुत ज्यादा शानदार सड़कें थी। इन सड़कों का इस्तेमाल अंतरराज्यीय व्यापार के लिए भी किया जाता था। तांबे की इक्का गाड़ी, पॉइंट भी नोटेड, तांबे की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए आज से 50 साल पहले भी अगर आप लोग देखेंगे तो गांवों में मुख्य रूप से बैलगाड़ी के द्वारा ही सारा काम किया जाता था। तो तांबे की इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी ये उस समय के लोग चलाते थे। तत्कालीन पशुओं का भी परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य रूप से ऊंट का, मुख्य रूप से बैल का और ऊंट का। देखिए बैल और ऊंट, बैल और ऊंट का दोनों का मुख्य रूप से परिवहन के रूप में यूज किया जाता था और दोनों से कृषि काम भी लिया जाता था, कृषि काम करवाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि देखते हैं। अब हम लिपि के बारे में जानकारी याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये बात आपको पता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, ये भी आपको पता है। हड़प्पा सभ्यता के लिपिगत साक्ष्य सबसे पहले 1853 में चार्ल्स मेजन को प्राप्त हुए थे। सब कुछ पढ़ा चुका हूं। विशेषता देखो इसकी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह थे, पॉइंट भी नोटेड। जो पूरी हमें जैसे वर्तमान में आप लोग बोलते हो कि अंग्रेजी में कितने शब्द हैं, तो आप बोलते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ड है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में आप टोटल यदि कुल की बात करते हैं तो आप बोल देते हो 52 है। तो यहाँ पर कितने थे उस समय? 64। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्राक्षर थी। कैसी थी? चित्र के माध्यम से बताया जाता था। इसमें कुल 250 से 400 तक अक्षर बने हुए मिले, मतलब ऐसा कुछ लिखा है इन लोगों ने। अक्षरों में अंग्रेजी भाषा के यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो देखिए सबसे अधिक किस अक्षर का प्रयोग हुआ है? यू का। चित्र में मछली तथा बेल के चित्र का सर्वाधिक बार इस्तेमाल हुआ है। सबसे अधिक मछली का चित्र बनाया इन लोगों ने और बेल का चित्र बनाया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की लिखावट बाउस्त्रोफेंडम, पॉइंट भी नोटेड, बाउस्त्रोफेंडम अथवा
ब्रूस्टोफेदम अथवा गोमुत्रिका कहा जाता है। ये देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता था? बुस्त्रोफेदन, या इसी का नाम है बाउस्त्रोफेंडम या गोमुत्रिका। ये सारे के सारे एक तरीके से चित्र के माध्यम से, जैसे एक तरफ दाएं से बाएं लिख दिया, फिर बाएं से दाएं लिख दिया, इस लिपि को बोला जाता है। देखिए, इस लिपि को लिखने का ढंग देखिए, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार लिखा जाता था। पहले आप लोगों ने दाएं से बाएं लिख दिया, फिर बाएं से दाएं लिख दिया। जैसे उर्दू में उधर से शुरुआत करते हैं, हिंदी में इधर से शुरुआत करते हैं, तो इधर में इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, दोनों तरफ से लिखते थे। देखिए, सबसे अधिक देखिए, ये यू, ये यू, इसके अलावा देखिए इधर यू, ये यू, ये यू, 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 बार बार सबसे अधिक किस अक्षर का यूज हुआ है? यू के अक्षर का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। तो ये देखिए, आप लोगों के सामने सब कुछ दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, वर्षा जी भी जुड़ चुकी है। आगे देखिए, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से पहले भी अभी हमें और भी कुछ चीजें पढ़ना है। अभी हम इसका पतन तो कैसे हुआ ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण पढ़ लेते हैं सबसे पहले। आखिर इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण किस प्रकार किया गया है, लोगों का क्या मानना है, क्या वो कहते हैं, क्या उनकी बातें हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण व्यवस्था पर विद्वान एक मत थे, परंतु समय के बारे में एक मत नहीं हुआ। ये सब कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सब एक मत है, लेकिन उसका समय क्या है? कोई ना कोई बोलता है इतना है, कोई बोलता है इतना है, कोई बोलता है इतना है। तो देखिए, इस दिशा में सर्वप्रथम जॉन मार्शल, पॉइंट भी नोटेड, ये वही जॉन मार्शल है 1921 में, जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, ने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की। तो जॉन मार्शल ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है कितनी बताई थी? 3250 ईसा पूर्व से 2750 पहली बार इन्होंने बताई थी, लेकिन बाद में इसे और भी कई लोगों ने अलग अलग बताया। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, और यही सबसे प्रामाणिक है। सबसे प्रामाणिक सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत बढ़िया। देखिए, मृण मुद्राओं के आधार पर, पॉइंट भी नोटेड, मृण मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। ये देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक लिस्ट बना दी कि किस व्यक्ति ने क्या क्या, कौन से ने, किसने क्या बोला है, आखिर किसकी क्या कहानी है, किसने क्या समय बताया है। तो एक बार हम देख लेते हैं केवल ओवरव्यू के लिए। जॉन मार्शल ने कितना बताया था? 3250 से 1750 ईसा पूर्व बताया था। अर्नेस्ट मेके ने बताया 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मधु स्वरूप वत्स ने बताया 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गेंड ने बताया 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमल वीरन ने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस, ये अच्छी सर्विस देता होगा, इसने बताया है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे प्रमुख किसे मानेंगे हम? रेडियो कार्बन को मानेंगे, और इसमें 2500 ईसा पूर्व से 1750, वैसे ये 2350 ईसा पूर्व आएगा, 2350 ईसा पूर्व से 1750। एनसीईआरटी, ये देखिए जो आप लोगों की भारत सरकार की बुक है, एनसीईआरटी क्या बताती है? तो एनसीईआरटी ने 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बताया है। उसमें ये लिखा रहा है सब कुछ आप लोगों के सामने। और डीपी अग्रवाल ने कितना बताया है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। देखिए, रेडियो कार्बन तकनीक को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। फाइनली हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निकाला है या समय बताया वो कितना आ जाएगा? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए फ्रेंड्स,
लगभग 20-22 लोग जुड़े हैं, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके। अब देखिए अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार। अब हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार अंतिम संस्कार करते थे, जैसे आज के लोग करते, क्या उस समय के लोग भी इसी प्रकार करते थे या नहीं करते थे? आइए जानते हैं अगर ये किस प्रकार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का सामूहिक स्मारक प्राप्त नहीं होता है। मतलब सिंपल सी बात है, सामूहिक मतलब एक साथ किसी को भी नहीं दफनाया जाता था। जैसा कि मिस्र सभ्यता में पिरामिड तथा मेसोपोटामिया में राजकीय कब्रिस्तान है। देखिए पॉइंट भी नोटेड, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पिरामिड है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े पिरामिड, ये हमें कहां से पता चलते हैं? तो ये मिस्र की सभ्यता में मिलते हैं। हमें पिरामिड के लिए जानी जाती है मिस्र की सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजकीय कब्रिस्तान थे, लेकिन ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों की अंतिम संस्कार में 3 प्रथाओं के प्रमाण मिले। आइए देखते हैं वो 3 प्रथाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहला दाह संस्कार, पॉइंट भी नोटेड। सबसे पहले क्या रहा है? दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में शव को पूर्ण रूप से जलाकर उसकी भस्म को भूमि में गाड़ा जाता था। पॉइंट भी नोटेड, अच्छे से समझना। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। यहां सर्व प्रमुख प्रथा थी। तो देखिए दाह संस्कार की बात करें तो पहले शव को जला दिया जाता था, और उसकी जो राख होती है या उसकी जो भस्म होती थी उसे क्या भूमि में गाड़ा जाता था। जैसे वर्तमान में भी हिंदू समाज में एक तरीके से पहले जो शव होता है उसे जलाया जाता है, उसके बाद उसकी जो राख होती है उसे कहीं ना कहीं हम या तो गंगा नदी में बहा देते हैं, या जो भी पवित्र नदी, हर कोई जो मानता है, जैसे शिप्रा हो जाएगी, जो भी नदी जो मानता है। बहुत बढ़िया, ये नितिन जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए पूर्ण समाधिकरण, दूसरा देखिए पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। जैसे वर्तमान में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज में ये प्रथा है कि उसमें शव को समाधि एक तरीके से भूमि में दफनाया जाता था, तो इसे क्या कहा जाता था? पूर्ण समाधिकरण। दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। ये आंशिक समाधिकरण देखिए पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था। देखिए ये कितना बुरा होगा, आप खुद सोचिए कि पशु पक्षियों को खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफनाया जा, तो ये आंशिक समाधिकरण। ये स्थिति आप लोगों ने कोरोना के समय में देखी होगी कि किस प्रकार शव को इधर से उधर ले जाया जा रहा था, लोग लाशों को भी हाथ नहीं लगा रहे थे। तो ये देखिए आंशिक समाधिकरण भी इस समय भी था। देखिए हड़प्पा व कालीबंगा से दक्षिण उत्तर कब्र, सिर उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर। देखिए यहां से पॉइंट नोट करना, हड़प्पा और कालीबंगा में दक्षिण और उत्तर दिशा में दफनाया जाता था। दक्षिण उत्तर दिशा में। लोथर में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। रोपड़ में पश्चिम पूर्व क्रम में, पश्चिम पूर्व क्रम में मृतकों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले। तो देखिए हड़प्पा और कालीबंगा से दक्षिण उत्तर, लोथर से पूर्व पश्चिम, और रोपड़ से पश्चिम पूर्व। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। नितिन जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो होगा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखिए रूपनगर, वो गाना सुना होगा ना, मैं तो तेरा रंग बावला सुना बावला हो गया, वो तो लड़की दीवानी, पता नहीं क्या क्या, मुझे गाना नहीं आता। तो देखिए रूपनगर, ये रूपनगर को क्या बोला जाता है? रोपड़ की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले। देखिए मैंने आप लोगों को ताम्रपाषाण काल में पढ़ाया था कि जो बुर्जों में, जो कि कश्मीर में, वहां से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। ठीक उसी प्रकार ये जो रोपड़ है, ये जो रोपड़ है, जो कि रूपनगर रोपड़, यहां से भी मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले। जबकि लोथर की एक कब्र से मृतक के साथ
बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो याद रख लेना, कहां पे डॉग को दफनाया जा रहा है और कहां पर बकरे को दफनाया जा रहा है, ये भी एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। ये देखिए नितिन जी ने लिख दिया है, धूप में निकला न करो रूप की रानी। बहुत बढ़िया। तो ये गोरा रंग क्या हो जाएगा, काला। गुड। देखिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे होता है, अब हम देखते हैं इतनी विशाल सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे होता है, आखिर क्या हुआ इन लोगों के साथ, आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन होने के लक्षण क्या क्या लक्षण है, चौड़ी सड़कें तंग गलियों में परिवर्तित हो गई। ये देखिए पहले तो जब प्यार हुआ तो इतना प्यार लुटा दिया कि पता ही नहीं चला, और जैसे जैसे प्यार परवान चढ़ता गया उसने क्या कर दिया बाबू, तंग कर दिया। तो ये देखिए फिर गलियों में घूमते रहना, घरों की नियोजित अव्यवस्थित होने लगी, जल निकासी की व्यवस्था भी। देखिए वो तो एक सिंपल सी बात है, जब किसी व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो वो बुरा ही होता है उसके साथ, और जब अच्छा वक्त आता है तो अच्छा ही होता है। परिवर्ती काल में बड़े आंगन की जगह छोटे आंगन, पतली दीवारें आ गई जो कि संपत्ति के बंटवारे को भी दर्शाती है। देखिए पक्की ईंटों के बजाय पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। ये देखिए किस प्रकार पतन हुआ। मेसोपोटामिया के अभिलेख में पॉइंट भी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करना कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में 1900 ईसा पूर्व के बाद मेलुआ शब्द का प्रयोग बंद हो गया। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेसोपोटामिया में जो सारगोन का अभिलेख है 2350 ईसा पूर्व पुराना, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द यूज किया गया था। लेकिन ये जो मेलुआ शब्द है 1900 ईसा पूर्व के बाद क्या होने लगा, बंद हो गया। क्यों बंद हुआ होगा, क्योंकि ये सभ्यता खत्म हो गई तो उन लोगों का व्यापार यहाँ से कनेक्ट खत्म हो गया, तो उन लोगों ने यहाँ पे नाम लेना बंद कर दिया। सिंपल सी बात। इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्ती हड़प्पा काल में दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विच्छेदित हो गए, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन को इंगित करते हैं। देखिए उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप में ह्रास आने लगा और नगरीय स्वरूप ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में विद्वानों के मत देखते हैं, आखिर किस विद्वान ने क्या बोला है। तो देखिए आर्यों का आक्रमण, कई लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जो वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि मुख्य रूप से आर्य लोगों ने बसाई थी, और इस सभ्यता को खत्म किसने करा था, सिंधु घाटी सभ्यता को, आर्यों का आक्रमण। मार्टिमल व्हीलर ऐसा बोलते हैं, अर्नेस्ट मेके ऐसा बोलते हैं, और जॉन मॉशल, ये तीनों के तीनों विद्वान क्या मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण होता है। बाढ़ आ जाती है। देखिए मोहनजोदड़ो मूवी यदि आप लोगों ने देखी है तो लास्ट में उसमें बाढ़ आ जाती है और मोहनजोदड़ो खत्म हो जाता है। तो कई लोगों का कहना है कि बाढ़ आ जाती है। जॉन मार्शल कहते हैं, अर्नेस्ट मेके कहते हैं, एसआर राव कहते हैं। इन तीन लोगों का कहना है बाढ़। मलेरिया, मलेरिया हो गया था इन लोगों को, क्या हो गया था, मलेरिया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकारों में मलेरिया के साक्ष्य, तो हमें मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। किरणपाल सिंह, यूपी पुलिस, बिल्कुल गुड इवनिंग। देखिए भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बिल्कुल 100 क्या 110% एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें सब कुछ यहीं से पूछा जाएगा आप लोगों का। जलवायु परिवर्तन, कुछ लोगों का कहना है जलवायु परिवर्तन। ऑरेनस्टाइन, अमलानंद घोष, ये दोनों बाबू क्या कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा या जलवायु परिवर्तन। जैसे आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो बहुत सारे एक तरीके से द्वीपीय देश है वो पानी में डूब रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ रीजन रहा। जनसंख्या वृद्धि, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि भी किसी सभ्यता का विनाश का कारण बन सकती है। टी.एच. लेम्ब्रिक, बाबू ये टी.एच. लेम्ब्रिक क्या बोलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हुआ होगा। विवर्तनिक हलचल, विवर्तनिक हलचल बोले तो भूकंप, प्लेटें आपस में टकराई और भूकंप आया होगा। चार्ल्स डेल से ऐसा बोलते हैं, चार्ल्स डेल से ऐसा बोलते हैं।
प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही जॉन मार्शल ने बोला ऐसा। नदी के मार्ग में परिवर्तन, ये नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया, हो सकता है उससे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास या पतन हुआ हो। अमलानंद घोष जी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये इस प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए पतन, विद्वान एक मत नहीं है, विद्वान एक मत नहीं है। कोई कहता है आक्रमण से, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन से, कोई कहता है बाढ़ से, कोई कहता है महामारी से। तो अभी तक पूरी तरीके से नहीं देखा गया कि आखिर इसके जो इतनी विशाल सभ्यता थी, इसके पतन के कारण क्या रहे होंगे, इसके पतन के कारण क्या रहे होंगे। अब देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन से करते हैं अब हम। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर चिपका दीजिए। बताइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत उत्तर लगा देना, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर चिपकाइए, इसका आंसर चिपका दीजिए। देखिए, जितने भी लोगों ने पहले क्वेश्चन का ए लगाया था सभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। पुरातात्विक जनक पूछा है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में बनवाया था। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो? देखिए, संघोल स्थित है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो ये कहां पर है? पंजाब में। ये कहां पर है? पंजाब में। देखिए, मैं कुछ प्रमुख प्रमुख स्थल आप लोगों को बता देता हूं। जैसे संघोल पूछ लिया, कोई से दूसरे पूछ लेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए सुनिए। देखिए, अफगानिस्तान की हम बात करें तो अफगानिस्तान में हमें दो स्थल प्रमुख रूप से याद करना है। कौन कौन से? मुंडीगार्ग, मुंडीगाग और सरतुरघोई। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। यदि हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की बात करें, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, उसमें हमें मेहरगढ़ मिलता है, सुतकांगेडोर मिलता है, सुतका कोहे मिलता है, बालाकोट मिलता है, राना पुंडई मिलता है, कुल्ली मिलता है, क्वेटा घाटी मिलता है, दंप सादात मिलता है एवं डाबरकोट। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो देखिए, सारी की सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी रिवीजन करवा रहा हूं। उसके बावजूद आप लोगों का बार बार रिवीजन करवा रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत में क्या क्या मिलेगा? कोट दीजी मिलेगा, आमरी मिलेगा, मोहनजोदड़ो। पॉइंट भी नोटेड, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अली मुराद, देखिए अली मुराद के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। चंद हुदड़ो, ये चंद हुदड़ो वही है जहां से लिपस्टिक और कंगे के साक्ष्य मिले। जुड़ीदरो, तो मोहनजोदड़ो, जुड़ीदरो, चंद हुदड़ो, ये मुख्य रूप से जितने भी जोधड़ो जोधड़ो ये सब कहां से मिले? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। पाकिस्तान की बात करें पंजाब प्रांत की, देखिए भारत में भी एक पंजाब प्रांत है, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। उसकी यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान मिला है, रहमान डेरी मिला है, जलीलपुर मिला है, गुमला मिला है और चकपुर वाने मिला है। देखिए सारे के सारे याद नहीं करना है, लेकिन जिस प्रकार अभी संगोल पूछ लिया था तो कई बार ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हमें मुख्य रूप से हड़प्पा पता होना चाहिए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। भारत के पंजाब प्रांत में क्या है? भारत के पंजाब में देखिए रूपनगर, तो वो जो रोपड़ है या रूपनगर है जहां से मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले, वो भारत के पंजाब प्रांत से मिले। ये रोपड़। चक्र 86 बाड़ा, संघोल, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था, संघोल कहां पर है? तो ये पंजाब में है भारत के।
भारत के पंजाब में कोटला, कोटला, निहंग खान और डेरम जरा, डेरम जरा। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हरियाणा, बाबू हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राखीगढ़ी मिलेगा, राखीगढ़ी ये मैं पढ़ा चुका हूं। बनवाली, मिठाथल, इसके अलावा बात करें तिसवल, बखावली, बालू। इतने याद नहीं करना है, मुख्य रूप से राखीगढ़ी याद होना चाहिए और बनवाली याद होना चाहिए, क्योंकि राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बनवाली से हमें लकड़ी के हल मिले हैं, ये याद रखना आप लोग। जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगा? मांडा। मांडे का मतलब ये मांडा है, कोई मांडे का मतलब शादी ब्याह मत करने समझ जाना। और ये किस नदी के किनारे मिलेगा? चिनाब नदी, चिनाब नदी। नहीं तो तुम मांडे का मतलब कुछ और समझने लगो। यूपी से क्या क्या है? तो यूपी में आलमगीरपुर, अंबाखेड़ा, बड़ा गांव, हुलास या हुलासा। गुजरात, देखते हैं गुजरात में अभी चुनाव होने वाले हैं और गुजरात में कौन कौन से प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल मिलते हैं। देखिए सबसे अधिक मात्रा में हड़प्पाकालीन स्थल कहां से मिलते हैं बाबू? गुजरात से, सबसे अधिक मात्रा में गुजरात से मिलते हैं। तो देखिए खंभात क्षेत्र में काठियावाड़, लोथर, लोथर याद रखना कई बार आया है। रंगपुर पूछा जाता है बार बार। रोजदी, ये रोजदी, रोजदी। प्रभास पाटन, सोमनाथ, ये वही सोमनाथ मंदिर है जो बाबा महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आता है। भगत राव, मेघम, नागेश्वर, नागेश्वर कोंटिसी, नागेश्वर कोंटिसी, शिकारपुर, कच्छ की खाड़ी, धोलावीरा, देवलपुर, सुलकोटजा, कालीबंगा। सर सारे के सारे याद करना है? बिल्कुल बाबू सारे के सारे याद नहीं करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोगों को कौन कौन से याद करना है। एक तो आप लोगों को मुख्य रूप से लोथर याद करना है, रंगपुर याद करना है, लोथर रंगपुर याद करना है, धोलावीरा, धोलावीरा याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा मैं पढ़ा चुका हूं। देवलपुर पढ़ा चुका हूं। सुरकोटदा ये एक बंदरगाह था। और कालीबंगा, यहां से कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये सब कहां पर है? देखिए कालीबंगा सॉरी राजस्थान में आएगा, कालीबंगा राजस्थान में आएगा, ये याद रखिए, कालीबंगा राजस्थान में आएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन का आंसर चिपका दीजिए, चिपकाइए जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कहां कहां से होता था? ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का कहां कहां से व्यापार होता था? द्वारका प्रसाद जी बोल रहे हैं सर चाय पी लीजिए। बिल्कुल आपने चाय का बोल दिया, वही हमारे लिए काफी है, थैंक यू सो मच। इसका आंसर चिपका दीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, आखिर इस सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कहां से होता था? ईरान से होता था, बिल्कुल होता था, अफगानिस्तान से भी होता था, रोम से और राजस्थान। देखिए रोम से, रोम की तो बात नहीं की गई है, रोम से व्यापार होता ही नहीं था, तो हम ये काट देंगे, तीसरा ये हम काट देंगे, पहला दूसरा, ये डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन का आंसर चिपकाइए, जल्दी से चिपका दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता सर्वप्राचीन सभ्यता है। देखिए सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान की। बाबू यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर स्थान खोजा था। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बताइए,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बाघ से, अज से, अश्व से, शेर से, हाथी से, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाबू जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ये सभी का उत्तर राइट होना चाहिए, सभी का आंसर राइट होना चाहिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से तो बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो हमें कौन सा दिख रहा है? केवल ये देखिए पहला, ये पहला सिर्फ शेर, मतलब वो शेर के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, उन्हें शेर के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था, तो हमारा राइट आंसर निकल गया। अगला देखिए क्या देखा है, देखिए सेंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। जो सेंधव मुद्राएं, अभी मैंने आप लोगों को सेंधव मुद्राएं बताई अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बताई, उसमें से सबसे प्रमुख किसे बताया गया है? वृषभ, गज, गेंडा, एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु, बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा था, बहुत बढ़िया। इसका आंसर चिपका दीजिए, इसका आंसर चिपका दीजिए। देखिए अभी तक क्लास जिस जिसने एक तो शेयर नहीं करी वो क्लास को शेयर कर दे, और अभी तक जिस जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो वीडियो को लाइक कर दे। यदि आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही है तो इतना काम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं बोला। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक श्रृंगी पशु हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, एक श्रृंगी पशु। अगला देखिए, अगला देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते? तो किसके प्राप्त नहीं होते? शेर के प्राप्त नहीं होते, शेर के प्राप्त नहीं होते। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? क्या पूछ रहा है, बताइए पाकिस्तान में कौन सा है? कालीबंगा मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये राजस्थान में, ये राजस्थान में। लोथर मैंने आप लोगों को बताया ये गुजरात में है, ये गुजरात में। और आलमगीरपुर कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में। तो पाकिस्तान में कौन सा? हड़प्पा। पाकिस्तान में कौन सा? हड़प्पा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मापक किस गुणन के भार थे? आखिर वो जो उनके जैसे हमारे यहाँ पर 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 3 किलो का, 10 किलो का, उनके जो बाट थे वो किस गुणज के मापक थे? तो देखिए इसका आंसर चिपकाइए जल्दी से जल्दी, सभी आंसर चिपकाइए। बहुत बढ़िया। तो देखिए वो सारे के सारे 16 के गुणज भार थे, मतलब 16 एकम 16, 16 दून 32, 16 3 48, वो 16 के उसमें तोलते थे। अगर किसी को 10 किलो सामान चाहिए तो वो मिलता ही नहीं था, 16 किलो लो। किसी को 20 किलो चाहिए तो मिलता ही नहीं था, क्योंकि 16 दूनी 32 हो गया। तो इस प्रकार उनका कारोबार चलता था। देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई है? बताइए। 2 मंजिला भवन, मंदिर, मंदिर की तो बात ही नहीं है। 1 मंजिला भवन, देखिए 1 मंजिला भवन तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं है, काट दीजिए। चौड़ी सर के स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति, ये बताइए कौन सा पुरुष स्नान कर रहा था यहाँ पर? ये ऐसी कोई बात ही नहीं पढ़ाई मैंने। तो अन्नागार मिला है, 2 मंजिला भवन मिले, इसके अलावा स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है। अगला देखिए, अगला देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से क्या अंतर था? इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये बात तीनों सही है, ये तीनों की तीनों बातें सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये तीनों विशेषताएं थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीनों विशेषताएं थी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह बात बिल्कुल राइट है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बात भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह बात भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, अरे बाबू लोहे से परिचित नहीं थे, ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखिए,
अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, बताइए ये जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत क्या है? आखिर हम सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार जान सकते हैं, किस प्रकार जान सकते हैं? चिपका दीजिए जल्दी से आंसर। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मोहरे, नगरों के अवशेष। देखिए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की विशेष बात की गई है, तो हम नगरों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को आसानी से जान सकते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग के अंतर्गत आती है? बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, यहां प्रोटो हिस्टोरी के अंतर्गत आती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं हुआ है? देखिए नहीं हुआ है, हाथी, बैल, घोड़ा, भेड़। बताइए जल्दी से जल्दी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था घोड़ा, घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है, घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आगे देखिए, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, यह बात सही है, बिल्कुल ये बात 100% सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, इन सभी काम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए कौन सा स्थल नहीं है? तो रोपड़, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कालीबंगन बता चुका हूं, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो बताया ही नहीं मैंने आप लोगों को। पाटलिपुत्र तो किधर मिलेगा? बिहार में मिलेगा, या पटना वाला क्षेत्र। और यहां तक तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते ही नहीं थे, यहां तक तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते ही नहीं थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इति जी का राइट आंसर आया है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिए कितना अच्छा आप लोगों का रिवीजन हो गया है। हुलास, ददेरी, मांडा, बुर्जहोम। बताइए इसका आंसर। गुड। देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं तो आप लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि जल्दी से हम कितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कर लें आज। तो यदि हम बात करते हैं बुर्जहोम, तो ये बुर्जहोम कहीं ना कहीं ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन। और यहां से हमें ताम्रपाषाण काल में क्या मिले थे? मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले थे। अगला देखिए, देखिए पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। बताइए किससे संबंधित थी? ग्रीस, इस समय ग्रीस की सभ्यता की कोई बात ही नहीं होती। चीन, चीन की सभ्यता थी लेकिन संपर्क नहीं था, संपर्क नहीं था, तो ये भी राइट आंसर नहीं हो। इराक, अभी तो मैंने बताया इराक या मेसोपोटामिया की सभ्यता, और श्रीलंका में इस प्रकार कोई सभ्यता ही नहीं थी, इस समय कोई सभ्यता ही नहीं थी। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, ईरान से, भारत से, इजराइल से, मिदा से, या मिस्र से? जल्दी से इसका आंसर चिपका दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं, देखिए जैन अवस्था, किसकी बात चल रही है? जैन अवस्था। और ये जो जैन अवस्था कहाँ की प्रमुख पुस्तक है? ईरान की। किसकी आ जाएगी बाबू? ईरान की। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ईरान, ईरान। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन चिपका दीजिए इसका और आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे। सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, इसमें क्या दिक्कत है? सुमेरियन लोगों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे।
तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। जो भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं कल फिर हम इसी टाइम पे कवर करने वाले हैं। और इसके बाद जो अपना अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन उसे पढ़ने वाले हैं। तो जरूर कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी लगी। चैनल को शेयर जरूर करें। इसके अलावा अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। और इसके बाद जस्ट इंग्लिश के मास्टरमाइंड हमारे आंसू सर की क्लास भी आने वाली है, तो आप उनके साथ जुड़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।